नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने शुरू की है हिंदी व्याकरण की अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास। तो आज हमारी हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पहली क्लास है, क्लास नंबर 1, जिसमें हम आज कुल 20 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1, किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 1 है कि किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है। क्या वर्ण कहलाता है, क्या शब्द कहलाता है, क्या वाक्य कहलाता है, या लिपि कहलाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो है लिपि, यानी लिखने का ढंग, लिखने का तरीका या लिखने की विधि, इसको लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। आपको पता है, अब वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्ण जो है वो भाषा की लघुतम इकाई है। क्या है? भाषा की लघुतम इकाई। ठीक है दोस्तों, वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। अब शब्द, तो शब्द जो है वो क्या है? शब्द जो है वर्णों का समूह है। क्या है? वर्णों का समूह। शब्द जो है वो है वर्णों का समूह, यानी वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब बात करें वाक्य की, तो वाक्य यानी कि जो शब्द होते हैं, शब्द मिलकर क्या करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी वर्ण भाषा की लघुतम इकाई, शब्द वर्णों का समूह, वाक्य शब्दों का समूह आप कह सकते हो, और लिपि जो है वो लिखने का ढंग या तरीका, जिसे लिपि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्णों का समूह क्या कहलाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। लिपि आपको पता ही है, लिखने की विधि या लिखने का ढंग, तरीका। भाषा दोस्तों क्या होती है कि भाषा होती है विचारों का आदान प्रदान। क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना, यानी विचारों को एक दूसरे को बताना। तो विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो भाषा कहलाता, यानी भाषा कहलाती है। अनुस्वार आपको पता है, किसी शब्द के ऊपर लगने वाली बिंदी, उसको कहते हैं अनुस्वार। जैसे कि हमने एक शब्द लिखा संगम, तो ये जो ऊपर लगी है बिंदी, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार का मतलब अलंत म भी होता है। इस संगम जो शब्द है, इसको आप ऐसे भी लिख लेकिन संगम में म की ध्वनि नहीं आएगी, न की ध्वनि आती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें तो हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर नहीं है, ये पता लगाने के लिए हमको पहले दीर्घ स्वर कौन कौन से है उसका पता होना चाहिए। दोस्तों, हिंदी में जो स्वर है वो है 11 स्वर है, और 11 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अश्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब अश्व स्वर केवल 4 ही हैं, जिसमें एक तो है अ, उ, ठीक है, सॉरी, अ के बाद है ई के बाद उ, और उ के बाद री। ये 4 अश्व स्वर है। और दीर्घ स्वर में आता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये है दीर्घ स्वर। हमारा प्रश्न है कि दीर्घ स्वर नहीं है, यानी आपको पता है कि ये दीर्घ स्वर है और ये इसमें है, वो तो है दीर्घ स्वर, और जो नहीं है वो है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, आ दीर्घ स्वर है, ई दीर्घ स्वर है, ओ दीर्घ स्वर है, लेकिन री जो है ये अश्व स्वर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, स्वरों की संख्या कितनी है। हमने अभी बताया स्वरों की संख्या कितनी है, 11, यानी स्वरों की संख्या जो है वो है 11। तो फिर 33 क्या है? 33 किसकी संख्या है? तो 33 जो है वो व्यंजन है। क्या है? 33 व्यंजन।
फिर 52 क्या है, तो 52 कुल वर्ण है, ठीक है। स्वर और व्यंजन मिलके 52 है, यानी 33 तो व्यंजन और प्लस 11 स्वर, कुल कितने हुए, ये 44 वर्ण हो गए। फिर 52 क्या है, तो 52 जो है ये हमारी हिंदी व्याकरण या हिंदी वर्णमाला के अनुसार कुल वर्णों की संख्या अगर पूछे तो कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं हिंदी व्याकरण में, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, यानी मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम। मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम क्या है, भाषा। मन के भावों को प्रकट करना यानी विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। फिर व्याकरण, व्याकरण तो संपूर्ण व्याकरण जिसमें वर्ण, शब्द, वाक्य, संधि, समास सब के सब आते, वो है व्याकरण, ठीक है। वी प्लस आ प्लस करण। इसी के प्रकार वाक्य, तो वाक्य आपको पता ही है, शब्दों का समूह, यानी शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। शब्द जो है वर्णों का समूह आप कह सकते हैं, या वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, यानी वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और शब्द मिलकर बनाते हैं वाक्य, ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, शब्द निर्माण की इकाई। तो शब्द निर्माण की इकाई, अब देखो दोस्तों, वर्ण जो है वो स्वतंत्र इकाई, यानी कहने का मतलब है लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण है। अब भाषा है उच्चारण अवयुक्त उच्चारित, यानी कहने का मतलब विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। वाक्य शब्दों का समूह, और अक्षर जो है ये शब्द निर्माण की क्या है, इकाई। इसी प्रकार से अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है अ इ उ री। अ इ उ री कौन से स्वर है, आपको पता है दोस्तों, अ इ उ री जो है अ इ उ और री, ये चारों के चारों क्या हैं, अश्व स्वर। क्या है, अश्व स्वर। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है मूल स्वर। क्या है, अ इ उ री मूल स्वर, जिसे अश्व स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर आपको पता है 4 होते हैं, च, त्र, ज्ञ और एक है स्र। ये संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन का कह सकते हैं, संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त स्वर जो दोस्तों है वो है संयुक्त आ, ई, ठीक है, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि संयुक्त स्वर यानी दीर्घ स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर यानी दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़े स्वर, ये जो इन अश्व स्वरों की सहायता से बने होते वो होते संयुक्त स्वर, ठीक है। और अयोगवा आपको पता ही है, अयोगवा ध्वनियाँ अंग और अह, ये दोनों ध्वनि जो है ये अयोगवा ध्वनि है। हम चल रहे थे, प्रश्न नंबर 7 हो गया, प्रश्न नंबर 8, यानी 7 का उत्तर था मूल स्वर। और प्रश्न नंबर 8 की बात करें, प का उच्चारण स्थान। प है ओष्ठ्य ध्वनि, कैसी है, ओष्ठ्य ध्वनि। ओष्ठ्य ध्वनि कौन कौन सी है, तो एक तो प, फ, ब, भ और म, ये ओष्ठ्य ध्वनि है, ठीक है दोस्तों। अब है दंत्य, तो दंत्य ध्वनि आपके है त, थ, द, ठीक है, द और न, न। अब तालव्य, तालव्य में आता है च, च, ज और ज, ठीक है। इसी प्रकार से मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में आता है ट, ठ, ड, ढ, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक री जो है ये भी मूर्धन्य में आती है। अच्छा, एक ये च है, ये मूर्धन्य च होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर है नंबर अ। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो है स्वर। फिर व्यंजन, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, ठीक है। भाषा, भाषा विचारों का आदान प्रदान है,
भाषा विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है, लिपि लिखने का ढंग है। क्या है? लिखने का ढंग या तरीका लिपि है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ नहीं है। इनमें से स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। देखो अ उ ये स्वर है, ए ऐ स्वर है, क ख व्यंजन है, लेकिन अंक अह, मैंने आपको बताया ये इसका सही आंसर है। अंक अह क्या है? ये अयोगवा ध्वनि है। क्या है? अयोगवा ध्वनि। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जिसमें निम्न में से किन ध्वनियों को अयोगवा ध्वनि कहा जाता है? हमने अभी बताया अनुस्वार विसर्ग, ये अयोगवा ध्वनि है। फिर यह अर्ध स्वर है। क्या है? अर्ध स्वर। री ये स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है दोस्तों, च च च च ये उष्म वर्ण है या उष्म स्वर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रश्न नंबर 12 में कि निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती है? अभी बताया दोस्तों, अर्ध स्वर य और व अर्ध स्वर है। ड ढ उत्सिप्त है। क्या है? उत्सिप्त है, उत्सिप्त वर्ण है। ट ठ मूर्धन्य है। ठीक है, इसी प्रकार से अंक अह जो है यह क्या है? अयोगवा है, अयोगवा ध्वनि है। हमारा सही आंसर है यह व अर्ध स्वर है। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी मानी गई है? संयुक्त अक्षर पूछा है, तो संयुक्त अक्षरों की संख्या है 4। संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक तो है आपका च, त्र, ज्ञ और एक है स्र। ये संयुक्त अक्षर हैं। अब स्वर, अब दो संख्या किसकी है? तो 2 तो स्वर है, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, 6 कुछ नहीं है, 7 नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत स्वर नहीं है? तो संवृत कौन से? ये आपको पता होना चाहिए, तब संवृत स्वर नहीं है का पता लगेगा ना दोस्तों। ई, ओ और री, ये सारे के सारे संवृत स्वर है। अब इसमें देखो ई समृद्ध स्वर है, उ समृद्ध स्वर है, ई समृद्ध स्वर है, लेकिन जो आ है ये समृद्ध स्वर नहीं है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा प्रश्न है 15, प्रश्न नंबर 15, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई जो है, देखो ये तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अक्षर वर्ण मिलकर अक्षर बनाते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त होता है, लेकिन पद इसका आंसर नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शब्द। यानी उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है शब्द। ठीक है दोस्तों, वाक्य में लघुत्तम इकाई वाक्य की दृष्टि से देखें तो पद होता है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन सी है? फिर मूर्धन्य ध्वनि है ट, ठ, ड, ड, ठीक है, री, च, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो इसमें से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, यानी री है, र भी है, मूर्धन्य ध्वनि है र भी, ट भी है, लेकिन त जो है ये इसका सही आंसर है। त जो है ये दंतीय ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? दंतीय ध्वनि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा स्वर वृत्ताकार स्वर नहीं है? वृत्ताकार नहीं है, तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? तो वृत्ताकार स्वर है उ, ओ और औ, ये है वृत्ताकार स्वर। तो देखो उ वृत्ताकार है, उ है वृत्ताकार, ओ है, लेकिन ई जो है ये वृत्ताकार स्वर नहीं है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किसे काकल्य कहा जाता है? यह और वह पता है दोस्तों आपको, ये अर्ध स्वर है। र ल भी ये वाणी है। ठीक है, च च ये किस में आते हैं? ये भी उष्म वर्ण है, लेकिन अ और
ये जो है अ और विसर्ग ये है काकल्य। ठीक है दोस्तों, ये अंतस्थ भी होते हैं ये वह। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है। देखो पहला जो है क्ष क प्लस च यानी ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है त प्लस र त्र ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है स्र यानी स प्लस र ये गलत है दोस्तों, ये इसका उत्तर है क्योंकि ज प्लस ये ये बिल्कुल सही है। तो फिर इसका सही क्या होगा, इसका सही होगा दोस्तों ये स्र जो है इसका सही होगा स प्लस र। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि स्पर्श संघर्षी है। दोस्तों ये च च च ज ये है स्पर्श संघर्षी, ये उष्म है, यह उष्म है। ठीक है दोस्तों, ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, कौन से है ये उष्म, ये नहीं है। क ख ग घ ये क वर्ग है, लेकिन जो ये जो है ये स्पर्श संघर्षी है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास पूरी हो गई। आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।